गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पद्य भाग से एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मेघ आए। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। स्थानीय विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात ये वाराणसी चले गए। वहाँ क्वींस कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। शिक्षा समाप्त करने के बाद कुछ समय के लिए इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। बाद में आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद ये दीनमान नामक लोकप्रिय पत्रिका के उप संपादक रहे। बाद में बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन भी किया। 24 सितंबर 1983 को इनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग हैं। कविताओं के अलावा इन्होंने उपन्यास, नाटक तथा कहानियां भी लिखी है। सर्वेश्वर जी की कविताएं लोगों को बहुत पसंद आती थी। इनकी कविताओं में सहजता, सुबोधता एवं स्पष्टता के गुण हैं। गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पर इनका समान अधिकार है। इनके काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी अभिव्यक्त हुआ है। ये सौंदर्य श्रृंगार के कवि होने के अलावा प्रकृति प्रेमी भी थे। इन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। इनके काव्य में इनकी कल्पना शक्ति का विस्तार देखने को मिलता है। इनकी भाषा सहज एवं लोक जीवन की महक लिए हुए है। इनकी शैली में चित्रात्मकता है। कल्पना के दुर्बल चित्र इनकी कविता में मिलते हैं। इनकी कविताओं में उपमा, रूपक तथा मानवीकरण अलंकारों का अधिकारपूर्ण प्रयोग मिलता है। सर्वेश्वर जी को इनके कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये हुआ लेखक परिचय। अब चलते हैं कविता की ओर। इस कविता में बादलों के आने से होने वाली खुशी का वर्णन है। साथ ही साथ शहर से अपने ससुराल आने वाले दामाद की खुशी का भी वर्णन है। मेघों के आने पर स्वागत, सत्कार, उत्साह, उत्सुकता, हर्ष, शिकवे, शिकायतें होते हैं। उन्हें दामाद के आगमन से चित्रित किया गया है। इस कविता में कवि ने ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है, गांव का वर्णन किया है, गांव की संस्कृति का वर्णन किया है। बादल रूपी दामाद के आने के उल्लेख का वर्णन करना ही कविता का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद किसी एक परिवार का न होकर पूरे गांव का होता है। बड़ों द्वारा मेहमान का स्वागत करना, परात में पानी लेकर उसके पैर धोना, लता के भ्रम का यानी कि पत्नी के भ्रम का दूर होना और मिलन के आंसुओं का सुंदर वर्णन करना ही कवि का उद्देश्य है। कवि अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हुए हैं। तो अब चलते हैं कविता के व्याख्या की ओर। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में मेघ का अर्थ है बादल, बंठन के का अर्थ है तैयार होकर, सज धज कर, संवर के तैयार होकर,
बयार का अर्थ है हवा, पाहुन का अर्थ है मेहमान। तो इस प्रकार इन शब्दों के अर्थों के बाद हम चलते हैं पंक्तियों की ओर। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे शहर से कोई मेहमान आया हो, कोई दामाद आया हो जो बन संवर कर नए चमकीले कपड़े पहनकर चला आ रहा है। जब कोई दामाद अपने ससुराल आता है तो वो कैसे आता है? बहुत सज धज कर आता है, संवर कर आता है। उसी तरह से बादल को यहाँ पर सज धज कर आया बताया गया है। गांव में दामाद को पाहुन या मेहमान कहा जाता है। शहर से आने वाले मेहमान को देखकर लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। जब कोई दामाद आता है, कोई मेहमान आता है, कैसे खुशियाँ फैल जाती है घर में। घर में ही नहीं, यहाँ पर तो पूरे गांव में खुशी का माहौल फैल जाता है। तो उसी प्रकार मेहमान को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बादल भी दामाद की तरह 1 वर्ष के बाद आए हैं। बादल का समय क्या है? एक ऋतुओं का चक्र क्या है? 1 साल के बाद ऋतु अपने आप बदलती रहती हैं। तो उसी तरह से वर्षा भी 1 साल के बाद आता है। तो उसी प्रकार दामाद भी 1 वर्ष के बाद गांव में आए हैं। बादलों से पहले उनके आने की सूचना कौन देता है? हवा। बादल जब छाता है तो बादल के आने से पहले क्या चलती है? हवा चलती है। और हवा इतनी तेज़ होती है कि वह ऐसा प्रतीत होता है मानो वह खुशी से नाच रही हो। तो उस नाच गाने को देखने के लिए गलियों में खिड़कियां, दरवाजे सब खुल जाते हैं। क्यों खुल जाता है? क्योंकि गर्मी से बेहाल लोग लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए अपने दरवाजे, खिड़कियां सब बंद रखते हैं। जैसे ही शीतल वायु बहने लगती है तो सब उसका आनंद उठाने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं और खिड़कियां, दरवाजे खोल देते हैं। साथ ही मेघ रूपी दामाद को देखना भी चाहते हैं। बादल रूपी मेहमान के आगे नाचने गाने का कार्य हवा ने किया है, जिसको देखकर पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। बादल छा गए हैं जिससे सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई है। बादल के आने पर बाहर ऐसा शीतल और सुहावना वातावरण हो जाता है कि प्रकृति नाचने गाने लगती है और मनुष्य भी उसका आनंद उठाते हैं। सभी बहुत दिन बाद आए बादल रूपी दामाद का स्वागत करते हैं, जो बन ठन कर आया है। उसका आनंदपूर्वक और बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उसका आनंदपूर्वक स्वागत करते हैं। तो इस कविता का भाव क्या है कि मेहमान शहरी होने के कारण बन ठन कर गाँव में आया है। नए बादल भी सजे धजे से प्रतीत होते हैं। बादलों के स्वागत के लिए हवा की खुशी गांव की किशोरियों जैसे है। तो आया समझ में ये पैराग्राफ? तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सरखे, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में गर्दन उचकाए का अर्थ है गर्दन उठाकर देखना, चितवन का अर्थ है दृष्टि, ठिठकी का अर्थ है अचानक रुक जाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ हुआ पाहुन अर्थात दामाद के समान बादल आ पहुँचे हैं। मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर प्रणाम करते हैं और फिर गर्दन उचकाकर झांककर देखते हैं, उसी तरह बादल के आने पर पेड़ हवा के वेग से झुके और डोलने लगे। किस पंक्ति का अर्थ है यह? पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। पेड़ सब झुकने लगे, हवा चलने से पेड़ का झुकना, फिर उठना, गर्दन उचकाकर देखना, वैसा प्रतीत हो रहा है। तो पेड़ जो हैं सब मेहमान को देखने के लिए अपनी गर्दन उचकाकर या झुककर
देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अर्थात गांव के लोग अतिथि को देख रहे हो। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और धूल उड़ने लगी। धूल का गुब्बार, जब धूल उड़ता है तो वह जब राउंड राउंड होकर गोल गोल होकर जब बहने लगता है, गोल गोल देखा होगा तुम लोगों ने। धूल जब बहुत ज़ोर से आंधी चल रही होती है, तूफान हो रहा था, हवा चल रहा होता है, तो उस समय धूल जो है एक गोल गोल होकर ऊपर की ओर उठने लगता है। तो वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई गांव की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा यानी घाघरा समेटकर भागी चली आ रही है। बादलों का घिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है। वह भी ठिठक कर देखने लगी। वह भी रुक जाती है, अचानक रुक जाती है और बादल की ओर देखने लगती है। उधर मेहमान के आने के समाचार से गांव की बहुओं ने घूंघट कर लिया और अपनी तिरछी नज़र से उसे देख लेना चाह रही है। देखकर उन्हें लगता है कि सचमुच मेहमान बड़े बनठन कर संवर कर आ गए हैं। इस पद्य में हवा, पेड़, आंधी, नदी आदि का मानवीकरण किया गया है। गांव की औरतें, गांव की बहुएं अपने घूंघट में रहती हैं हमेशा। तो जिस प्रकार बहुएं गांव में आने वाले मेहमान को तिरछी नज़र से देखती है, अपना घूंघट थोड़ा सा हटाकर देखती है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो नदी जो है वो अपना घूंघट उठाकर हटाकर तिरछी नज़र से मेघों को देखने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सूधी लिन्नी बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इन पंक्तियों में बूढ़े का अर्थ है वृद्ध, जुहार का अर्थ है स्वागत या प्रणाम करना, बरस का अर्थ है एक वर्ष, 1 ईयर, सूधी लिन्नी का अर्थ है खबर लेना, अकुलाई उत्सुक हुई, ओठ हो किवार की, किवार का मतलब है दरवाज़ा, दरवाजे के पीछे से छिपकर, हर्षाया का मतलब है प्रसन्न, प्रसन्न होना। इन पंक्तियों का अर्थ है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, अर्थात बादल गांव पहुंच चुके हैं, अर्थात मेहमान घर पहुंच चुके हैं और घर के बड़े बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो मेहमान का स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। बूढ़े पीपल, यहाँ पर बूढ़े पीपल ने बादल का स्वागत किया है। पीपल को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि वह बहुत पुराना वृक्ष है और वह वायु को भी शुद्ध करता है, दिन रात वायु को शुद्ध भी करता है और पर्यावरण को शुद्ध रखता है। इसलिए यहाँ पर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, इसलिए पीपल को यहाँ पर बूढ़ा कहा गया है। और जिस प्रकार गांव में बड़े बुजुर्ग मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पीपल ने बादल का स्वागत किया है। यह मेहमान घर का दामाद है जो काफ़ी समय के बाद अपनी पत्नी के पास उसके मायके में आया है। गांव के परिवेश में शर्म लिहाज के कारण पत्नी पति के सामने नहीं आ सकती। गांव में क्या होता है, शर्म, औरतों का गहना क्या है, लज्जा, शर्म। तो उसी वजह से गांव की औरतें जो हैं वो अपने पति से सबके सामने नहीं मिल पाती है, तो वह शर्म से उसके सामने नहीं आ पाती है और इसलिए वह क्या करती है, दरवाजे की ओट में, दरवाजे के पीछे से बेचैन होकर उल्लाहना देती है, मतलब कंप्लेन करती है कि पूरे 1 वर्ष के बाद हमारी खबर आई तुम्हें, मतलब 1 साल के बाद तुम्हें हमारी याद आई, इतने दिनों तक हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। तो यह सामने आकर नहीं बोलती है, बल्कि वो दरवाजे के पीछे से घूंघट की आड़ में रहकर वह अपने पति से कहती है। अर्थात यहाँ पर बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, यहाँ पर लता को गांव की बहू से
संबोधित किया गया है और किवाड़ के ओट, दरवाजे की ओट से यह बोल रही है। तो यहाँ पर लता जो है बादल से कह रही है कि तुम्हें 1 वर्ष के बाद हमारी याद आई। किवाड़ से लिपटी लता को मायके में रहने वाली ऐसी युवती के रूप में चित्रित किया गया है जिसका पति 1 वर्ष बाद उससे मिलने आया हो। तालाब ने खुशी खुशी गोद में पानी लेकर उसका स्वागत किया है। जिस प्रकार गांव में या घर पर कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं, उसके एक बड़े से थाल में पानी लेकर आते हैं और उनके पैर धोकर उनका स्वागत किया जाता है। तो उसी प्रकार तालाब जो है वो अपनी गोद में, यानी तालाब में तो पानी भरा रहता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो तालाब जो है एक बड़ा सा थाल है, वह बादल का स्वागत करने के लिए तैयार है। बादल बरसेंगे तो तालाब भी भरेगा। तो वो किस लिए खुश है, क्योंकि जब बादल बरसेगा तो तालाब में पानी सूख जाता है गर्मी के वजह से, तो वह भी खुश है कि बादल अभी बरसने वाला है और हम भी अभी भरे पूरे हो जाएंगे, इसलिए वह बहुत खुश है। और इन पंक्तियों में पीपल को बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु बहुत अधिक होती है तथा यह रात दिन पर्यावरण को शुद्ध करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में क्षितिज का अर्थ वह स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे वहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन हो रहा हो, उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। अटारी, अटारी का अर्थ है घर के ऊपर की कोठरी या छत। घर के ऊपर एक कोठरी जैसा बनाया जाता है जहाँ पर सामान रखा जाता है। एक छत होता है, छत के नीचे और एक छत होता है जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, जिसे हम कहते हैं ताजा जिसे कहते हैं, उसे यहाँ पर अटारी कहा गया है। दामिनी, दामिनी का अर्थ है बिजली। भरम का अर्थ है संदेह। अश्रु का अर्थ है आंसू। बांध का अर्थ है रुकावट। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ हुआ, आकाश में बादल छा गए हैं, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा प्रारंभ हो गई है। दूर से जहाँ पर बादल और धरती का मिलन हो रहा है वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बादल बरसने लगा है, वहाँ से बिजली के चमकने का भी दिखाई दे रहा है। झरझर वर्षा होने लगी है। इस भाव को कवि ने मेहमान और उसकी पत्नी के मिलन के प्रसंग में प्रस्तुत किया है। वह जो क्षितिज जहाँ पर बादल और पृथ्वी का जहाँ मिलन हो रहा है उस स्थान को यहाँ पर कवि ने बताया है कि दामाद और उसके पत्नी का वहाँ पर मिलन हो गया है। लता रूपी पत्नी ने किवाड़ की ओट से अपने मेघ रूपी पति को देखा और साल भर बाद आने की शिकायत की उलाहना की। वह शायद रूठी बैठी थी, गुस्से में थी कि इतने साल के बाद, इतने दिनों के बाद उसके पति की याद आई, इसलिए वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, उसे केवल कंप्लेन ही, उलाहना ही, शिकायतें ही कर रही थी। शायद उसके मन में भ्रम हो गया था कि उसके पति उसे भूल गए। क्यों शिकायत थी? शायद वो भूल गई, शायद वो सोच रही थी कि उसका पति जो है उसे भूल चुका है। पर जब दोनों मिले तो बिजली सी कौंध गई, पत्नी के मन की गांठ खुल गई। जब बादल आए, जब दामाद आया तो पत्नी के मन में जो भ्रम था वो सब दूर हो जाता है और जब वो दोनों का मिलन होता है तो खुशी के आंसू बहने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल जो है खुशी से बरस रहा है और बहने वाले आंसू, आंखों से बहने वाले आंसू बादलों का रूप ले रहे हैं और सारी शिकवे, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और पत्नी जो है वो अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगती है। इन पंक्तियों में पति पत्नी के मिलन का बहुत ही सुंदर और शालीन चित्रण किया गया है। मिलन के बाद उसे पति के प्रेम का प्रमाण मिल जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। मेघों के पक्ष में भी बिजली
चमकने के बाद वर्षा की झड़ी लगने का संकेत है। बादलों में एक चित्र जल ऐसे बरसने लगा जैसे कोई बांध टूटा हो। दोनों का मिलन अटारी अर्थात छत पर एकांत में होता है। तो ये तो हुआ इस कविता की व्याख्या।